हमने पढ़ लिया था। अभी जरा आइए 319 पर, जिसको कि मैंने पढ़ाया नहीं था, 319 पर आइए जरा। ट्रायल मैंने बता दिया था, आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से कौन कौन से ट्रायल किस सेक्शन से किस सेक्शन तक हैं। अब जरा आ जाओ आप 319 में। देखिए क्या कहता है, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस। ये क्या रहा है, वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है 319। इसको कहते हैं एडिशनल प्रोसिक्यूशन के नाम से ये जाना जाता है। वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और ट्रायल, अंडरलाइन करिए इसको, जब भी इंक्वायरी के दौरान, एंड यू ऑल नो द स्टेज ऑफ इंक्वायरी बिफोर द चार्ज फ्रेमिंग की जो स्टेज होती है वो कहलाती है इंक्वायरी। ठीक, तो वेयर इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी मींस अगर 200 का एग्जामिनेशन भी है, इस पर एक बहुत अच्छा केस है जोगेंद्र सिंह वर्सेस जोगेंद्र सिंह का केस एंड हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट। मैं सारी आज जितने भी साइटेशंस हैं आपको शेयर करूंगी। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें पता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन के बारे में ये क्वेश्चन हुआ, इशू हुआ कि क्या एडिशनल प्रोसिक्यूशन ट्रायल के दौरान की ही बात है या इंक्वायरी के दौरान की बात है, क्या इसमें 200 और 202 के स्टेज की भी बात है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया 2014 में कि एडिशनल प्रोसिक्यूशन का मतलब ये ही नहीं है कि ट्रायल के दौरान कोर्ट को पता चले, इवन एट द स्टेज ऑफ इंक्वायरी भी लिखा है, तो 200 और 210 की इंक्वायरी के दौरान भी ये आएगा। अब देखो होता क्या है एडिशनल प्रोसिक्यूशन, ये कह रहा है वेयर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी इनटू ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस की इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है या ट्रायल चल रहा है, it appears from the evidence that the person not being the accused has committed any offense, mic mute कर लीजिए, any offense for which such person could be tried together with the accused, the court may proceed against such person for the offense which he appears to have been committed। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ये 319 पढ़ा रही हूं मैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो ये कि जैसे कि पुलिस ने किसी भी केस में इन्वेस्टिगेशन किया एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की, जो पुलिस रिपोर्ट सबमिट की उसमें कहा कि मिस्टर राम अक्यूज है, ओके, मिस्टर राम अक्यूज है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी ना उसमें राम और श्याम दोनों के अगेंस्ट की, मतलब लग रहा था कि राम और श्याम, केस डायरी को देखा उसमें भी लगता है कि मिस्टर श्याम में बी इन्वॉल्व इन दैट ऑफेंस, श्याम ने भी अपराध किया होगा। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है ना, जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें केवल मिस्टर राम है, और उसी चार्जशीट के बेसिस पर मिस्टर राम के अगेंस्ट में ट्रायल स्टार्ट हो गया। लेकिन कोर्ट ने जब देखा कि नहीं नहीं मिस्टर श्याम का भी ट्रायल इसमें हो सकता था, केस डायरी पढ़ने के बाद, अदर एविडेंस देखने के बाद, ट्रायल के दौरान अगर कोर्ट को लगा कि नहीं नहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वो कह रहा है ही अपीयर टू हैव कमिटेड, कि इस व्यक्ति ने भी ऑफेंस कमिट किया हो सकता है। पहली चीज तो ये, ओके। दूसरा कह रहा है where such person is not attending the court, he may be arrested or summoned as the circumstances of the case may require for the purpose of aforesaid। ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर लग रहा है कि ना तो भी उसको अक्यूज बनाया नहीं गया है, लेकिन वो हो सकता है उस केस में इन्वॉल्व, उसका 223 में वैसे भी ज्वाइंट ट्रायल 223 है ना, जो अक्यूज का ज्वाइंट ट्रायल, वैसे भी ये ऐसा व्यक्ति है जिसका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट में कोर्ट क्या करेगी, मे बी अरेस्टेड, उसको कह सकती है कि आप अरेस्ट करके लाओ, उसके अगेंस्ट सम्मन भी इशू कर सकती है, ओके, सम्मन इशू कर सकती है। क्लॉज 3 पर आइए, एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन अ समन्स मे डिटेन बाय सच कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल of the offense which appear to have been committed, where the court proceed against any person under subsection 1। subsection 1 का मतलब क्या, को अक्यूज वाला है ना, हो सकता है ऐसा व्यक्ति। यस 319 पढ़ा रही हूँ। The proceeding in respect of such person shall be commenced afresh and witness reheard। देखो ये कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो अभी तक अक्यूज बनाया नहीं गया है, लेकिन वो पर्सन ऐसा है जो को अक्यूज हो सकता है, जिसका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है, इसको कहा जाता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट इंक्वायरी के बेसिस पर अगर हमें लगा कि ये इन्वॉल्व होगा, या ट्रायल के दौरान मुझे ऐसा लगा एविडेंसेस को देखकर, केस डायरी को देखकर, एफआईआर की कॉपी देखकर कि नहीं ये व्यक्ति भी इन्वॉल्व हो सकता है, कोर्ट को पावर है कि कोर्ट ट्रायल के दौरान ऐसे व्यक्ति को क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम कर सकती है, क्योंकि टर्म क्या है, एडिशनल प्रोसिक्यूशन, पहले चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, बट ट्रायल के दौरान ऐसे व्यक्ति को एड ऑन कर सकती है और वो को अक्यूज मतलब उसको
उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन कर सकती है, इसलिए कहते हैं इसको एडिशनल प्रोसिक्यूशन। अब आपको पता है चार्ज फ्रेमिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमेशा चार्ज फ्रेम जब भी कोर्ट करती है उसको पढ़कर सुनाती है कि नहीं, सुनाती है ना, ताकि अक्यूज को पता चले और वो प्रॉपर डिफेंस ले। ये कह रहा है the proceeding in respect of such person shall be commenced afresh and witness reheard। ऐसे अक्यूज को जिसको अब ऐड किया है ना ट्रायल के दौरान, पहले तो इसका सारा चार्ज इसको पढ़ के सुनाया बुनाया जाएगा, इसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम होगा, और इसके बाद अगर किसी विटनेस को बुलाया जा चुका है उसको दोबारा बुलाया जाएगा, उसकी सुनवाई की जाएगी, उसकी गवाही ली जाएगी, क्योंकि अब ये इसमें ऐड हो गया है। Subject to provisions, clause A, the case may proceed as if such person had been। देखिए clause B क्या कहता है, clause B कहता है in the case of additional prosecution, in the case of additional prosecution the theory of relating back will apply। ये क्या कहता है, इसका मतलब ये accused भले से बाद में during the trial इसको accused बनाया गया है, but according to the theory of relating back ऐसी presumption की जाएगी कि ये व्यक्ति शुरुआत से ही, जब चार्ज फ्रेम हुई है ना इसमें, शुरुआत से ही इस ट्रायल में अक्यूज रहा है। ये कहता है क्लॉज बी, दैट केस में प्रोसीड एज इफ द पर्सन हैड बीन एन अक्यूज्ड पर्सन। माइक म्यूट करिए प्लीज, माइक म्यूट करिए। The court took cognizance of offense upon which the inquiry or trial was commenced। तो इसको ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ रिलेटिंग बैक कहते हैं, ऐसा माना जाएगा जब कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तब से ही वो इसमें था। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, यहां पर कॉग्निजेंस कौन ले रहा है, ये कल भी किसी ने पूछा था ना, आलोक जी ने, 319 में इस स्टेज में इवन द कोर्ट ऑफ सेशन में टेक द कॉग्निजेंस, कोर्ट ऑफ सेशन में टेक द डायरेक्टली कॉग्निजेंस। अगर कोर्ट को लगता है ड्यूरिंग द ट्रायल कि हाँ ये एडिशनल प्रोसिक्यूशन इसका होना चाहिए, तो डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेगा और डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेके उसको उसमें अक्यूज बना लेगा। अब इसमें कुछ सारी चीजें हैं कि इसमें कौन कौन व्यक्ति हो सकता है। क्या अगर किसी को, जैसे कि मान लो उसको डिस्चार्ज कर दिया था कोर्ट ने, आपको पता है ना ट्रायल के दौरान, जैसे मान लो प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी बताई लेकिन देयर वाज नो सब्सटेंस इन द केस कि कोर्ट उसमें उस व्यक्ति के अगेंस्ट चार्ज फ्रेम करे, तो कोर्ट ने कर दिया उसको डिस्चार्ज। तो क्या किसी डिस्चार्ज किए हुए व्यक्ति के को 319 में उसके अगेंस्ट एडिशनल प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, यस, आंसर इज यस। ओके, उसको किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को किसी केस में एक्विटल किया जा चुका था तो किया जा सकता है इसमें? नो एक्विटल के बाद no। यही डिफरेंस होता है डिस्चार्ज और एक्विटल में। ओके, डिस्चार्ज जिसको कर दिया गया, अगर बाद में कोर्ट को लगा डिस्चार्ज किया जिसको जा चुका है, ओके 398 निकालिए, आफ्टर डिस्चार्ज 398 निकालिए सेक्शन, सेक्शन 398। देखो ये क्या कह रहा है, पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी on examining any record under section 397 or otherwise, the high court or session judge may direct the CJM by himself or by any other magistrate subordinate to him to make to make, and the chief judicial magistrate may himself make or direct any subordinate magistrate to make further inquiry into any complaint which has been dismissed under section 203 and सेक्शन 204 क्लॉज 4। क्या है 204 का क्लॉज 4? कौन बताएगा किस ग्राउंड पर डिसमिशल होता है 204 में? प्रोसेस फी नहीं देने के ग्राउंड पे। यस, इनटू केस ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑन ऑफेंस हु हैज बीन डिस्चार्ज। क्या लिखा है? हु हैज बीन डिस्चार्ज, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शन फॉर इंक्वायरी इनटू केस ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज unless such person had an opportunity of showing। अंडरलाइन करिए, ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज किए गए व्यक्ति के अगेंस्ट हो ही नहीं सकता, हो सकता है, had an opportunity of showing cause by such direction should not be made। तो 398 के साथ इसको आपको देखना है, तो इवन अ डिस्चार्ज अक्यूज के अगेंस्ट में भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। फिर पूछते हैं क्या किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, जो जिसके अगेंस्ट, एक तो है कि पुलिस रिपोर्ट में 2 व्यक्ति आए, चार्जशीट किया गया, लेकिन जब कोर्ट ने देखा तो कोर्ट को सब्सटेंस मिला ही नहीं ज्यादा, हाँ 319 पढ़ा है, सब्सटेंस मिला ही नहीं, तो कोर्ट ने मिस्टर ए के अगेंस्ट तो चार्ज फ्रेम कर दिया लेकिन बी को डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन अगर बाद में कोर्ट को लगा ना
कि नहीं इसके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो कोर्ट उस डिस्चार्ज के बुला कर भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन मतलब उसके अगेंस्ट भी चार्ज फ्रेम कर देगी। दूसरी चीज ये कि जिस व्यक्ति का पुलिस रिपोर्ट में नाम ही नहीं आया, क्या ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है? आंसर इज, क्या बोलोगे? yes. हो सकता है। केस डायरी देखने के बाद, एविडेंसेस को देखने के बाद अगर कोर्ट को लग गया तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा। अब रही बात, इसमें केस का नाम मैंने आपको बताया, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसकी साइटेशन मैं क्लास में भेज दूंगी, अगर किसी के पास हो तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, क्योंकि इसमें कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहा है, तो जो डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले रहा है। और इसमें ये बोला है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, इवन डिस्चार्ज व्यक्ति के अगेंस्ट, इवन थर्ड पर्सन के अगेंस्ट भी एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है। ये केसेस आपके 319 में बताए। ओके मैम प्लीज केस रिपीट कर दीजिए। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट। मैं साइटेशन भेज दूंगी ग्रुप में। तो ये हो गया आपका। अब आओ 320 पर, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो डायरेक्टली पूछता है कि कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किस सेक्शन में, तो 320 में है। इसके कुछ कंपाउंडिंग का मतलब क्या, एक तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स कंपाउंड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, उसको क्लीन करवा देना। अब देखिए 320 में जो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस है, ये दो तरह की होती है। एक होती है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट और एक है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब क्या, एक तरह से आप कह सकते हो कि सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी, इट इज अ काइंड ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द पार्टी। समटाइम दैट सेटलमेंट मे बी विदाउट द परमिशन, और समटाइम फॉर द सेटलमेंट यू हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो एक तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस किसमें है, 320 में। दूसरा जो इसमें लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, इनके अलावा जो सीआरपीसी में इस टेबल में ऑफेंस नहीं बताए गए हैं, मतलब कुछ ऑफेंस बताए हैं जिनकी कंपाउंडिंग हो सकती है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, इनको छोड़कर किसी भी ऑफेंस का कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। केवल उन्हीं ऑफेंस कंपाउंडेबल हैं जो कि इनमें मेंशन है। अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है 320 से, द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर सेक्शन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ द टेबल। एक टेबल ये है और उसके नेक्स्ट एक टेबल, 2 टेबल्स दी हुई हैं। फॉलोइंग में बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम। कौन कंपाउंड करेगा, ये थर्ड कॉलम में लिखा गया है। ऑफेंस कौन सा है, किस सेक्शन में है, पूरा टेबल में लिखा हुआ है। तो जो ये टेबल्स हैं, इनके बाहर जाकर किसी भी ऑफेंस की को कंपाउंड नहीं किया जा सकता है, उनका सेटलमेंट नहीं हो सकता है। क्लॉज, तो क्लॉज 1 ये हो गया। क्लॉज 2 मतलब कंपाउंड कौन करेगा, वो ही करेगा जो इन टेबल्स में लिखा हुआ है, जो ऑथराइज्ड है। क्लॉज 2, the offense punishable under this section of Indian Penal Code is specified in the first 2 column with the permission before any prosecution B। अब यहां देखो क्लॉज 2 कहता है कि जो ऑफेंस कंपाउंडेबल है, क्लॉज 2 कहता है कि कुछ ऑफेंस की बात कर रहा है जो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट केवल कंपाउंडेबल है, उनमें सेटलमेंट केवल कोर्ट की परमिशन से हो सकता है, अदरवाइज नहीं। अब देखो क्लॉज 3 क्या कहता है, और कुछ ऐसे हैं जो कि विदाउट द परमिशन भी हो जाएंगे। अब आओ क्लॉज 3 में, ये अब ये आगे वाले जो क्लॉज है ना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं 3, 4, 5, 6 या 7 से। ये क्या कहता है, when an offense is compoundable under this section, जब कोई ऑफेंस 320 में कंपाउंडेबल है तो उस ऑफेंस का अबिटमेंट भी कंपाउंडेबल है, उसका अटेम्प्ट भी कंपाउंडेबल है। ओके ध्यान रखिएगा, अबिटमेंट एंड अटेम्प्ट ये क्वेश्चन आता है तो दोनों कंपाउंडेबल है। When such attempt in itself an offense and when the accused is liable under 34 and 149 of the Indian Penal Code may be compounded in the like manner। ये कह रहा है कि जहां पर ए बी मिस्टर बी दो लोगों ने ऑफेंस किया, 34 वाला ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात कर रहा है, 149 कॉमन इंटेंशन की बात, कॉमन ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। तो ये कह रहा है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट वाले ऑफेंस में भी कंपाउंडेबल ऑफेंस माने जाएंगे। तो अगर ए और बी दोनों ने मिलकर ऑफेंस किया तो दोनों के अगेंस्ट कंपाउंडिंग हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी? आंसर इज यस। ठीक है, आंसर इज यस। किसी ने अबिटमेंट किया है, किसी ने अटेम्प्ट किया है, किसी ने कमिट किया है, तो ये तीनों ही कंपाउंडेबल माने जाएंगे। अगर उस ऑफेंस का कमीशन कंपाउंडेबल है तो अबिटमेंट और अटेम्प्ट भी है। फिर क्लॉज 4 में
when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is under the age of 18 year. वो व्यक्ति का रिलेशन वही है, वो विक्टिम है और विक्टिम इसमें कर सकता था, वो गार्जियन है और वो उसमें कर सकता था कंपाउंड, वो विक्टिम है फॉर एग्जांपल और वो कर सकता था कंपाउंड, लेकिन उस विक्टिम की एज जो है वो 18 से कम है, या वो इज एन इडियट पर्सन और ल्यूनेटिक मींस ही इज नॉट mentally sound, he is not mentally fit to understand the nature of the offense and the consequence of compounding the offense, वो नहीं समझ सकता है। ऐसी सिचुएशन में इसको ध्यान रखिएगा, और लिखा है या तो 18 साल से कम का हो, या अगर 18 से ऊपर का है तो फिर वो अपने वो इडियट है, मतलब मेंटल इनकैपेसिटी की वजह से एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे 18 साल से कम के व्यक्ति या इडियट या मेंटली जो इनस्टेबल है इसके बिहाफ पर जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मे विद द परमिशन, अंडरलाइन करिए इसको, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति कंपाउंड तो कर सकता है ऑफेंस को उसके बिहाफ पर, लेकिन तभी करेगा जब कोर्ट की परमिशन हो। इसको अंडरलाइन करिएगा, डायरेक्ट मत लिखाना दैट पर्सन मे कंपाउंड, नीचे का ऑप्शन देख लेना, मे कंपाउंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये सही होगा। फिर when the person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is dead, अब वो विक्टिम है उस केस में लेकिन वो डेड है, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है, अगर वो जीवित होता ना तो वो कंपाउंड कर सकता होता। The legal representative as defined in the civil procedure code, जो सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन किए गए हैं, मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, लिखना ध्यान रखना, क्लॉज 4A एंड क्लॉज 4B, इन दोनों में विक्टिम के अलावा कोई और कंपाउंड कर रहा है, तो जब कोई और कर रहा है तो वो कब करेगा, ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ओके, यहां से क्वेश्चन आता है, तो 4A और 4B को ध्यान रखना, भाई विक्टिम के अलावा कोई और कर रहा है तो कम से कम परमिशन तो लो आप कोर्ट की, तो ये है, अदरवाइज आप विदाउट द परमिशन भी डायरेक्ट कर सकते हो। व्हेन द अक्यूज्ड हैज कमिटेड फॉर ट्रायल, कमिटल किस सेक्शन में होता है, जल्दी बताओ। 209 में। 209 में। ओके, when the accused has been committed for trial under 209 and when he has been convicted and appeal is pending, अब वो convict हो चुका है but appeal is pending, and no composition for offense shall be allowed, मतलब compounding of the offense allowed नहीं होगी without the leave of the court to which he is committed। इसका मतलब क्या, कोर्ट ऑफ सेशन की लीव के बिना कंपाउंडिंग नहीं हो पाएगी अगर वो मैटर कमिट किया गया है कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ये कह रहा है क्लॉज 5 में कि भैया कोर्ट ऑफ सेशन की परमिशन लो और कंपाउंडिंग हो जाएगी, एज द केस में बी बिफोर विच, और अगर वो मैटर अपील में है कन्विक्शन के बाद तो आपको किससे लेनी पड़ेगी परमिशन, उस एपेलेट कोर्ट से जहां पर वो मैटर पेंडिंग है। ये हो गया आपका क्लॉज 5। अब आओ क्लॉज 6 पर, अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ रिवीजन अंडर सेक्शन इसमें लिखी दिया है, खैर चलो, 401 may allow any person to compound any offense which such person is competent to compound under this section। ये कह रहा है कि अगर मैटर रिवीजन में है तो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को रिवीजन की पावर है ना, ओ सॉरी यहाँ पर पावर है ना, तो 401 में, तो ये कह रहे हैं कि फिर आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ये भी बहुत डायरेक्ट है। क्लॉज 7 में आइए, नो ऑफेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 से, ध्यान रखना, no offense shall be compounded if the accused is by reason of previous conviction। आपको पता है ना, प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर कई बार इस प्रेजेंट केस में पनिशमेंट ज्यादा हो जाता है, सेक्शन 75 आईपीसी, 211 का क्लॉज 7 सीआरपीसी, और उसी के साथ एक क्लॉज और है, एक सेक्शन और है, तो ये कहता है कि अगर वो लाइबल है अक्यूज एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए और पनिशमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड, कि पहले तो 10 साल 20 साल का मिला था लेकिन अब तुम्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगा, बदल दिया, या सेकंड टर्म में अगर आपने प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव कर दिया तो डेथ पेनाल्टी मिल जाएगी, या तो इनहांस हो गया या कैटेगरी ही बदल गई पनिशमेंट की, ऐसी सिचुएशन में भी कंपाउंडिंग नहीं होगी, मतलब प्रेजेंट केस में इनहांसमेंट भी लग गया तो उस सिचुएशन में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब द कंपोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन shall have the effect of acquittal, ये बहुत पूछा जाता है कि अगर कंपाउंडिंग की गई है, अगर कंपाउंडेबल ऑफेंस है और उसमें कंपाउंडिंग हो गई आइदर विद और विदाउट परमिशन जैसा की सिचुएशन है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज का होगा या एक्विटल का होगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक्विटल होगा, और इसका इंप्रेशन क्या निकलेगा,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल? जब डिस्चार्ज होता है तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एडिशनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, लेकिन वंस एनी अक्यूज्ड एक्विटेड बाय द कोर्ट, एक्विटल मान लिया जाता है, तो फिर उसको उस ऑफेंस के लिए दोबारा से उसके अगेंस्ट कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं होगा। पता है ना कहाँ लिखा है ऐसा? सेक्शन 300 में। ओके, सेक्शन 300 में सीआरपीसी के, तो इसको यहीं पे नोट कर लीजिए, 300 भी आप देख लीजिएगा। अब ये एक्विटल हो गया। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन, ये भी बहुत पूछते हैं, क्लॉज 9। मतलब ऐसे बताएंगे तो आप ध्यान रखना कि जो यहाँ पर टेबल दी गई है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ आता नहीं है, मन करे तो देख लीजिएगा अगर आपके पास टाइम हो। ठीक है, एक उड़ती उड़ती सरसरी नजर में जो अच्छे अच्छे केसेस हैं, कुछ बहुत फेमस सेक्शन है। अदरवाइज ये तो नहीं पूछते हैं कि वेदर दैट ऑफेंस इज कंपाउंडेबल और नॉट, फिर भी देख लीजिएगा। जो हल्के फुल्के ऑफेंस हैं उनमें कंपाउंडिंग होती है, और जो बहुत ग्रीवियस ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी माने जाते हैं ऑब्वियसली उनमें कंपाउंडेबल वो ऑफेंस नहीं माने जाते हैं। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 320 से, समझ गए? अब आओ 321 पर, यहां से भी क्वेश्चन आता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। ये मैंने अभी नहीं पढ़ा है, हमने 224 पढ़ा दिया था, 224 पढ़ लिया था हमने स्टे, लेकिन हमने विड्रॉल नहीं पढ़ा था। 1 मिनट होल्ड करिएगा, हाँ 1 मिनट। withdrawal from prosecution. The public prosecutor और assistant public prosecutor अंडरलाइन करिए, इसमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि विड्रॉल की पावर किसको है। अभी बताऊंगी 2-3 तरह से क्वेश्चन आता है इसमें। पहले अंडरलाइन करिए द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ एनी केस। उस केस में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब अगर कोर्ट ने परमिट नहीं किया तो आप चार्ज को विड्रॉ नहीं कर सकते। अल्टीमेट पावर आ गई कोर्ट के पास, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भैया विड्रॉल कब हो सकता है? प्रोसिक्यूशन का कभी भी हो सकता है जजमेंट के पहले। कौन कर सकता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या अल्टीमेट एब्सोल्यूट पावर है उनको? आंसर इज नो, केवल तभी करेंगे जब कोर्ट की परमिशन हो। विड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन of any person either generally or in respect of any one or more of offenses for which he is tried upon such withdrawal। ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर फॉर एग्जांपल कई सारे चार्ज लगे हैं, या तो सारे के सारे चार्जेस विड्रॉ, या सारे के सारे चार्जेस विड्रॉ, या उनमें से कोई भी चार्ज विड्रॉ कर सकता है। कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट की तरफ से, लेकिन केवल कंसेंट से, कोर्ट की कंसेंट से। ये कह रहे हैं अगर ऐसा विड्रॉल हो गया, मतलब आपने विड्रॉ कर लिए चार्जेस, ऐसा हो गया, तो इफ इट इज मेड बिफोर द चार्ज। अब आपको एक बात मैंने उस दिन भी बताई थी, अगर कभी भी चार्ज फ्रेमिंग से पहले ये सब काम होते हैं, रिलीज किया जाता है कि उसको किसी भी कारण से विड्रॉल कर लिया, चार्ज फ्रेम हुआ ही नहीं है और वो हट गया वहां से, प्रोसीडिंग से अब उसका कोई मतलब नहीं है। इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज, इस सिचुएशन में 321 में अगर चार्ज विड्रॉ किए ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, चार्ज फ्रेमिंग, if it is made before a charge has been framed, the accused shall be, क्या उसका इंप्रेशन? डिस्चार्ज। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत आता है पीटी में। तो माना जाएगा कि वो उस केस में डिस्चार्ज हुआ है, एक्विटल नहीं माना जाएगा, डिस्चार्ज माना जाएगा। इफ इट इज मेड आफ्टर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम, लेकिन अब उसके ऊपर आरोप कोर्ट ने लगा ही दिए, चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम हो ही गया, नो चार्ज इज रिक्वायर्ड, और अगर और फिर लगा कि नहीं इसमें कोई मतलब नहीं है इसके अगेंस्ट आगे प्रोसीड करने का, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लगाया एप्लीकेशन विड्रॉल का और कोर्ट ने कंसेंट दे दिया, तो इसका इंप्रेशन ये होगा कि चार्ज फ्रेम होने के बाद कभी किसी को डिस्चार्ज नहीं कर सकती कोर्ट। या तो उस चार्ज पर सुनवाई करके कोर्ट कन्विक्ट करेगी या तो एक्विट करेगी। ऐसा नहीं है कि आपने उस पर आरोप भी लगा दिए और उसको बिना सुने आपने उसको डिस्चार्ज, ऐसा नहीं हो सकता। चार्ज लग गए तो या तो अब एक्विटल होगा या तो कन्विक्शन होगा। तो चार्ज फ्रेम के बाद जब कभी विड्रॉल होता है, माइक म्यूट कर लीजिए, जब कभी विड्रॉल होता है तो इसका इंप्रेशन एक्विटल का होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस चार्ज के बाद एक्विटल माना जाएगा। और समन केस में भी मैम एक्विटल ही कहेंगे? हाँ, और इन केस ऑफ समन केसेस, अगर ट्रायल समन केस का देखो, मतलब अगर हो रहा है उसमें अगर एक्विट होता है तो एक्विटल ही होगा, लेकिन बस एक्विटल कहेंगे, एक्विटल। बस ये डिफरेंस होता है कि उनमें बहुत फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग नहीं होती है, कई बार एक मतलब एक सब्सटेंस के फॉर्म में हम उनको पढ़कर बता देते हैं। ओके, तो
ये प्रिंसिपल तो हमेशा ही सेम एप्लीकेबल होता है, चाहे वो सम्मन हो चाहे वो सेशन। आप माइक म्यूट कर लीजिए अनु जी, आपके यहाँ बहुत शोर हो रहा है पीछे से। तो वो बात तो सेम होती है दोनों ही केसेस में। अब आप देखो आगे की बात क्या है। ये 2 पॉइंट पर क्वेश्चन आता है, डिस्चार्ज हो गया और चार्ज फ्रेम के बाद एक्विटल हो गया। ये कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट रिलेटेड टू द मैटर एग्जीक्यूटिंग यूनियन पावर एक्सटेंड। ये कह रहा है कि अगर केस ऐसा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है इन्वेस्टिगेशन की, वो केस ऐसा है जिसमें स्टेट की, अगर उसमें सेंट्रल की पावर है, थर्ड फोर्थ क्लॉज के नीचे वाली लाइन में आइए, नीचे आइए, गवर्नमेंट ही शैल नॉट अनलेस हैज बीन परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डू सो। तो इसमें सैंक्शन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, मूव द कोर्ट फॉर इट्स कंसेंट, एंड फिर आप मूव करोगे कोर्ट के पास उसकी कंसेंट के लिए, विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। ओके, तब आप करोगे अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस है और उसमें उनको इन्वेस्टिगेशन का है तो। ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली उसमें अप्लाई कर सकते हो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो फिर आप उनसे पहले सैंक्शन लीजिए, फिर एप्लीकेशन लगाइए, और फिर अगर कोर्ट की परमिशन है तो कोर्ट विड्रॉल दे देगी। तो 321 में नॉर्मल सा क्वेश्चन यही आता है कि कौन करता है, तो कोर्ट की पावर अल्टीमेटली कोर्ट की है, कोर्ट की मन होगा तो कोर्ट विड्रॉल परमिशन देगी, अदरवाइज नहीं, तो अल्टीमेट डिस्क्रिशन लाइज विद द कोर्ट। 321। अब इसके बाद आओ आप 324। मैम एक क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ मैम जैसे आपने कहा कि ये कंपाउंड हो जाएगा, तो उसके बाद मैम अगर बाई चांस दोबारा जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में अगर वो हुआ और सेटलमेंट हो देखिए, गया, उसके अगर बाद सुनिए, आप 320 पर क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, कंपाउंडेबल पर, हाँ जी, अगर सेम फैक्ट पर सेम केस पर सेम जी। केस सेम फैक्ट पर कंपाउंडिंग हो चुकी है, तो इसका इंप्रेशन एक्विटल का होता है। आप सेम केस के लिए उसके अगेंस्ट फिर नहीं कर सकते। अगर केस अलग बन रहा है, फैक्ट वही है, अगर आपका केस अलग किसी सेक्शन में बन रहा है, थोड़ा बहुत अलग इसेंशियल्स होके, तो फिर आप कर सकते हो। अगर सेम ही केस है तो फिर आप नहीं करोगे सेक्शन। अभी इसीलिए मैंने 300 बोला था कि सेक्शन 300 अप्लाई हो जाए, क्योंकि आप वंस एनी अक्यूज एक्विटेड बाय द कोर्ट ना, अगर उसका एक्विटल हो चुका है तो फिर आप सेम केस के लिए उसको नहीं, क्योंकि इंप्रेशन एक्विटल का है। ठीक है मैम अगर केस डिफरेंट हो पर मतलब कि जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो और उसमें हो गया हो, कंपाउंड हो गया हो, फिर किसी और केस में हो गया हो तो जाएगा। मैम इसकी पनिशमेंट एनहांस होगी या सिमिलर वो नॉर्मल क्यों होगी होगी, फर्स्ट टाइम? इनहांस क्यों होगी, इसमें तो एक्विटल हुआ है ना, कन्विक्शन हुआ ही नहीं है, तो इनहांस क्यों होगी। इनहांस तो तब होती है जब पहले वाले केस में कन्विक्शन हुआ हो, और अगर केस दूसरा है तो ये लगेगा ही नहीं, तो वो केस इंडिपेंडेंट है, इससे मतलब क्या। ओके, और इस केस के बेसिस पर इनहांस क्यों होगा, इसमें तो एक्विटल किया गया है ना, कन्विक्शन हुआ ही नहीं। अब आओ, इसके बाद क्या पढ़ाना है मुझे, कंपाउंडेबल हो, अच्छा प्ली बार्गेनिंग था, जरा निकालिए सेक्शन, प्ली बार्गेनिंग से क्वेश्चन आता है। एक मिनट, कहाँ गया सेक्शन, प्ली बार्गेनिंग। पहली चीज तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्ली बार्गेनिंग इन इंडिया एंड जो इंग्लिश, जो अमेरिका की एक प्ली बार्गेनिंग है। क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है, इंडिया प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या है, पहली बात तो ये पता हो आपको। प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, जो अक्यूज होता है ना, वो एडमिट करता है कि हाँ भाई मैंने ये ऑफेंस किया है। कौन सा सेक्शन? 260A, 265A, 265A। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड। अब देखो आपको क्या करना है प्ली बार्गेनिंग में, पहले तो ये ध्यान रखना ये ओरिजिनल था नहीं, इसको 2006 में ऐड किया। मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि प्ली बार्गेनिंग ऐड होना चाहिए सीआरपीसी में। अदर कंट्रीज में भी प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन है, हमारे यहाँ भी प्ली बार्गेनिंग होना चाहिए। अब देखो है क्या प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग पूछते हैं कि प्ली बार्गेनिंग क्या सेंटेंस बार्गेनिंग है या चार्ज की बार्गेनिंग है। हेलो, नमस्ते। अच्छा सुनिए, मैं अभी क्लास ले रही हूँ, ओके, मैं आपको क्लास के बाद कॉल करती हूँ 11:30 पे, या आप कर लीजिएगा। ओके ओके, देखो बार्गेन का मतलब आप समझते हो ना, आप कहते हो ना कोर्ट कचहरी में वो को सॉरी बाहर जाते हो सामान लेने, बार्गेनिंग करते हो, 10 रुपए सौदेबाजी। करते हो ना बार्गेनिंग, कम बढ़ भाव तोल, बस ये है। इसमें भी अपनी चीज को कम करवाना है। अब बात ये है कि जब कोर्ट कचहरी का मामला है तो क्या आप चार्ज की बार्गेनिंग करवाओगे
क्या आप बड़ी धारा को छोटी धारा में कन्वर्ट करवाओगे या आप सेंटेंस को बार्गेन करवाओगे, 10 साल के पनिशमेंट को 7 साल या 5 साल करवाओगे, डिफरेंस ये। तो ध्यान रखना, इंडिया में जो प्ली बार्गेनिंग है, द प्ली बार्गेनिंग इज रिलेटेड टू द सेंटेंस बार्गेनिंग, इसको कहीं लिख लीजिए। इंडिया में जो प्ली बार्गेनिंग है वो सेंटेंस बार्गेनिंग है, मतलब अभी बताएंगे कैसे होता है। अगर प्ली बार्गेनिंग हुई है, मतलब अक्यूज ने एडमिट कर लिया, एक होता है कि एक विक्टिम और जो अक्यूज्ड है उनके बीच में एक टाइम दिया जाता है, वो दोनों आपस में बात करते हैं, सेटिस्फैक्टरी म्यूचुअल डिस्पोजिशन पर आया जाता है, दोनों में बात हो जाती है कि ठीक है भाई मैं इतना आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी हूँ, तो कॉम्पनसेशन तो देगा ही देगा, साथ में अगर मान लो उसको थोड़ा बहुत 3 साल का पनिशमेंट था, तो इसमें क्या होता है, इट इज द सेंटेंस बार्गेनिंग। कोर्ट उसमें 7 साल की जगह अगर है तो हो सकता है 3 ही साल का पनिशमेंट दे दे, 3 साल है तो हो सकता है 21 साल का दे दे, ये है प्ली बार्गेनिंग। अब आओ देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो ये गलती से मत कर देना कि चार्ज बार्गेनिंग, चार्ज बार्गेन का मतलब होता है 302 की जगह 307 कर दिया जाता, 328 की जगह 323, मतलब ये चीजें होती हैं। अब आओ 265 ए पर, पहले तो याद रखना कि प्ली बार्गेनिंग कहां से कहां तक दिया है, तो 265 ए से लेकर 265 एल तक दिया है। आज मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। 265 ए से लेकर एल तक दिया है। चलो इसमें एक्यूज्ड क्या एडमिट करता है? अपने ऑफेंस को एडमिट करता है, अभी बता रहे हैं, सब कुछ आगे लिखा है, एक एक कीवर्ड मैं बता रही हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड अगेंस्ट होम, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंटरव्यू के लिए तो जान है ये क्वेश्चन, समझ लीजिए, और मेंस के लिए भी। ये कहता है द चैप्टर शैल अप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एन अक्यूज्ड, प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर उन केसेस में अप्लाई होंगे जहां पर the report has been forwarded by officer in charge of police station, मतलब जहां पर कोई पुलिस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा 173 में दी गई, that an offense appears to have been committed by him other than the offense for which the punishment of that, बहुत सिंपल करके बता दूं ये, अगर किसी पुलिस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर ने ये मतलब पुलिस रिपोर्ट जब लगाई 173 में, उन्होंने बताया कि इस अक्यूज्ड ने जो ऑफेंस किया है वो 7 साल से कम का है, एकदम सिंपल करके लिख लो, वो डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट लेस देन 7 ईयर, मतलब यही है, नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर का मतलब ये। पुलिस रिपोर्ट में पता चला कि जो अक्यूज ने ऑफेंस किया है वो 7 साल से कम का है। पहली चीज तो ये, मतलब अगर 7 साल से ज्यादा वाले ऑफेंस हैं उनमें प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी, ये क्वेश्चन आता है पीछे, 7 साल से कम के ऑफेंस में ही प्ली बार्गेनिंग होगी। दूसरा, A magistrate has taken cognizance, अब ये कंप्लेंट केस की बात करता है, पुलिस रिपोर्ट की बात तो हमने कर ली, 7 साल से कम में प्ली बार्गेनिंग होगी। Magistrate has taken cognizance of an offense on complaint otherwise than an offense for which the punishment of death or imprisonment for life or imprisonment not exceeding 7 years has been, सेम चीज है। कंप्लेंट में भी कहने का मतलब ये हुआ, चाहे पुलिस रिपोर्ट का केस है चाहे कंप्लेंट का है, वो ऑफेंस प्ली बार्गेनिंग तभी होगी जब वो ऑफेंस कितने से पनिशेबल होना चाहिए, 7 साल या उससे कम का। ओके, क्लियर है, इस पॉइंट को एकदम मेंशन कर लो, पीटी में आता है। अब आओ, बट डज नॉट अप्लाई, लेकिन एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी क्या होता है, जिस अक्यूज के ऊपर चार्ज लगा है ना, उसने वाकई में ऑफेंस तो किया है जो 7 साल से कम पनिशेबल है, लेकिन उसने ऑफेंस किसके अगेंस्ट कर दिया है, पहली बात तो वो एक सोशियो इकोनॉमिक, such offense affect the socio-economic condition of the country। अब भाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, इससे रिलेटेड कुछ ऑफेंस की लिस्ट भी बताइए, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो कुछ सेक्शंस बताएं जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इफेक्ट करता हो, को वो ऑफेंस है तो भले 7 साल से कम का पनिशेबल, लेकिन वो किसी महिला के अगेंस्ट किया है तो ध्यान रखना उसका प्ली बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। वो ऑफेंस किसी चाइल्ड के अगेंस्ट किया है जो 14 साल से कम का है, इसको एकदम रट लेना, पीटी में ये ऑप्शंस आपके सामने मिलेंगे। मतलब निकल के क्या आया, प्ली बार्गेनिंग केवल उन्हीं में हो सकती है जो 7 साल से कम के पनिशेबल हैं, प्ली बार्गेनिंग उनमें नहीं होगी जो भले 7 साल से कम है लेकिन वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, ठीक है। या फिर सोशियो इकोनॉमिक का मतलब समझते हो, हाँ, लाइक डाउरी वगैरह से, मतलब समाज के साथ साथ इकोनॉमी को भी डिस्टर्ब करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, जैसे मैम फूड एडल्ट्रेशन, हाँ फूड एडल्ट्रेशन, यस वो हो जाएगा इसमें, ये कमेंट सेक्शन में आप पढ़ लेना, बहुत सारे दिए हैं आपको समझ आ जाएगा।
पढ़ लीजिएगा इसको, या किसी महिला के अगेंस्ट या किसी बच्चे के अगेंस्ट जो 14 साल से कम का है, इनमें प्ली बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं होगी, और अगर 7 साल से ज्यादा का है तो प्ली बार्गेनिंग नहीं होगी। अब आओ, for the purpose of subsection 1 the central government shall by notification determine the offense under the law for the time being। ये कह रहे हैं कौन कौन से ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक आएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, इसको हम लोग आप अंदाजे से नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है कि ये ऑफेंस जो है वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस के कैटेगरी में आएंगे। और आप अगर कमेंट सेक्शन में जाओ तो इसमें दिए हुए भी हैं कुछ एक्ट, तो आप एक सरसरी नजर में जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। ये हो गया प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन। अब देखो क्या लिखा है, कोई भी पर्सन 265B, इसको आपको सेक्शन नंबर भी पता हो कि प्ली अक्यूज किस सेक्शन में लेता है, डिक्लेरेशन किस सेक्शन में करता है, तो 265B में करता है, इसको ध्यान रखना। ये कह रहा है कोई भी अक्यूज में अक्यूज फाइल करता है इसमें प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन, जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उस कोर्ट में आप एप्लीकेशन लगाते हो प्ली बार्गेनिंग के लिए। कौन? अक्यूज। उस एप्लीकेशन में क्या कहता है, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है उस रिलेटेड टू दैट ऑफेंस, ठीक है। उसमें एक एफिडेविट लगाता है कि भाई मुझे पता है, ओके, मैं वॉलंटरली इस प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन को लगा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इसमें वो कन्फेस कर रहा है कि मैंने ऑफेंस किया है। तो इसमें एक एफिडेविट लगाता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, पहली बात तो मैं वॉलंटरी कर रहा हूँ, दूसरी चीज मैं पहले ऐसे किसी ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ। देखिए, ही हैज वॉलंटरली प्रेफर्ड, अंडरलाइन 265B में एप्लीकेशन लगाएगा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट, मुझे पता है मैंने ये ऑफेंस किया है, इसमें पनिशमेंट लगभग इतना इतना है, और मैं प्रीवियसली मैं ऐसे किसी ऑफेंस के लिए मुझे कन्विक्ट नहीं किया गया है, हैव बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट विद द सेम ऑफेंस। ओके, फिर क्लॉज एक उसने डिक्लेरेशन लगा दिया, ये एप्लीकेशन, फिर कह रहा है कि आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन, अब इस एप्लीकेशन को रिसीव करने के बाद कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एक नोटिस इशू करती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, अगर वो FIR वाला केस है, कंप्लेनेंट अगर वो कंप्लेंट का है तो कंप्लेनेंट को एक नोटिस देगी कि भैया ऐसे ऐसे इन्होंने एक प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगाई है। द अक्यूज कि भाई आप आ जाओ इनसे बात करने के लिए, क्योंकि ये तैयार है। अक्यूज टू द अक्यूज टू अपीयर एंड कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द केस में भी एंड टू द अक्यूज टू अपीयर, और एक डेट दे देंगे कि भाई आप अक्यूज और कंप्लेनेंट इस डेट को आइए, ठीक है। क्लॉज 4, व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कंप्लेनेंट एज द केस में एंड द अक्यूज अपीयर, अब जब ये दोनों लोग अपीयर होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर केस है तो, और कंप्लेंट वाला है तो कंप्लेनेंट और अक्यूज जब ये आएंगे, जो डेट फिक्स की गई है, कोर्ट शैल एग्जामिन, अंडरलाइन करिए इसको, कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज इन कैमरा, इसको अंडरलाइन करिए। इन कैमरा का मतलब क्या होता है, इन कैमरा का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ जनरल, इन द एब्सेंस ऑफ जनरल पब्लिक। ओके, इसको अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ओपन होगी ये या इन कैमरा होगा। तो ध्यान रखना प्ली बार्गेनिंग में ये जो बातें होती हैं अक्यूज और कंप्लेनेंट के बीच में, और इसका ऑब्जेक्ट भी बताएंगे क्या है, क्यों बुलाया जा रहा है इनको, वो इन कैमरा होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और कोर्ट पूरा इस बात का ध्यान रखेगा कि ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है ये वॉलंटरी है। अब अगर कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड, वो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरी की गई है, as the case may be and the accused to work out a mutually, underline करिए इसको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, a mutually satisfactory disposition of the case which may include giving to the victim by the accused the compensation and other expenses during the case and thereafter fix the date for further hearing the case। क्या कह रहा है, ये इसलिए बुलाया गया है ताकि पता भी चल जाए कि ये वॉलंटरी है, और दूसरी चीज इन अक्यूज और विक्टिम के बीच में एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, कि जितना विक्टिम चाहता है कॉम्पनसेशन, दोनों में एक राजी हो जाए, राजी नामा एक तरह का, कि हाँ भाई मैं इतना आपको देने के लिए तैयार हूँ। उस लाइन को अंडरलाइन करिए, ऑब्जेक्ट प्ली बार्गेनिंग का बुलाने का यही होता है इसमें 265B में। ओके, अब ये बात हो गई आपकी कि म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, इसके लिए एग्जामिन दोनों को किया जाएगा। द कोर्ट फाइंड दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड वॉलंटरली, और अक्यूज को पहले कभी प्रीवियसली ऐसे केस में कन्विक्ट नहीं किया गया है। अब ये गाइडलाइन है फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। 265C में कोर्ट को पावर है कि ये जो म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन क्लॉज में किया जा रहा है, मतलब दोनों आपस में बैठेंगे, बात करेंगे, कोर्ट पूरी कोशिश करेगा, ओके, कोर्ट किसी थर्ड पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है कि आप सुपरवाइज करिए, इसकी किसी तरह का दबाव तो नहीं पड़ रहा है विक्टिम के ऊपर, कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही है। तो ये 265C कहता है, ये गाइडलाइन दिया जा रहा है, मोटा मोटा मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें दोनों भी व्यक्ति अपने अपने लॉयर को भी एंगेज कर सकते हैं। ओके, ये भी बात ध्यान रखिएगा, प्रोविजो लास्ट में दिया है 265C में।
ठीक है, तो आपको मोटा मोटा एक जानकारी मिल जाए प्ली बार्गेनिंग का, जो क्वेश्चन आए ताकि आप कर सको। अब अगर इन दोनों के बीच में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर ये लोग आ गए, तय हो गया कि भैया मैं तुम्हें इतना कॉम्पनसेशन दूंगा, इसकी रिपोर्ट 265D में दी जाएगी, किसको सबमिट की जाएगी, कोर्ट को। द कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट, और कोर्ट फिर ऐसे ही, ठीक है, अगर हो गया है तो आप करेंगे। अब इसमें कोर्ट में क्या करेगी, इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट सेंटेंस को मिनिमाइज करती है। इस पॉइंट को कहीं आप लिख लो पीटी के लिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर हम पूरा पूरा प्रोविजन पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको क्रक्स बता दे रही हूँ। जब भी म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर कोर्ट पता चल जाएगा वॉलंटरी है, सब कुछ ठीक है, तो कोर्ट मिनिमाइज सेंटेंस को मिनिमाइज करेगी। ओके, चलो अगर 7 साल है तो 3 साल कर दिया ये, ठीक है। ये जो 265E में है, डिस्पोजल करेगी केस का, इसमें मिनिमाइज करेगी। हो सकता है उसको प्रोविशन पर छोड़ दिया जाए, एडमोनिशन पर छोड़ा जाए, थोड़ा बहुत डांट पीट कर छोड़ दिया जाए, ये सब किया जा सकता है प्ली बार्गेनिंग। जैसे 265 का जो ई है, देखिए 265 का ई का क्लॉज सी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहीं पर साफ साफ लिखा है, इट मे सेंटेंस द अक्यूज्ड टू हाफ ऑफ सच मिनिमम पनिशमेंट। अगर उस केस में मिनिमम पनिशमेंट है तो कोर्ट उसमें क्या कर सकती है, मिनिमम का हाफ भी दे सकती है। तो 265E आप लोग पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है, प्रोविशन पर भी छोड़ सकते हैं, एडमोनिशन पर भी छोड़ सकते हैं, डांट पीट के छोड़ा, थोड़ा बहुत ऐसे छोड़ दिया। अगर उस केस में मिनिमम पनिशमेंट है तो उसका भी आधा दे सकते हैं। ओके, अब आओ 265F से क्वेश्चन आता है। ये जो प्ली बार्गेनिंग 265F से क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोर्ट जो प्ली बार्गेनिंग पर जो जजमेंट सुनाएगी वो ओपन कोर्ट में होगा। ओपन कोर्ट में साइन होगा, कौन साइन करेगा, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो साइन करेगा। ये जजमेंट फाइनल होगा, मतलब इसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती है। 265G, F एंड G ध्यान रखना पीटी के लिए। ओपन कोर्ट में होगा जजमेंट, ये जजमेंट बिल्कुल फाइनल है। ओके, और इसमें कोई, इसके अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी, क्योंकि आपने खुद ही आप म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर आए हैं। ओके, इसको आप ध्यान रखिए। और सर अभी सीधा चलना है ना, चलो इसके बाद, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, इसको भी आप देख लीजिएगा। Notwithstanding anything contained any law for the time being enforced, the statement or the fact stated by accused in application of plea bargaining shall not be used। ये आपको बताइए, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं एविडेंस में। यहाँ पर अक्यूज एडमिट कर रहा है ना अपने ऑफेंस को, ठीक है, तो इसकी जो स्टेटमेंट है इसको आप कहीं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया आपका प्ली बार्गेनिंग। समझ आ रहा है आपको? 273 हम लोग पढ़ चुके हैं, अक्यूज की प्रेजेंस में होगा। 281 जरूर देखना है। 281 ये कहता है कि जब भी अक्यूज का एग्जामिनेशन होगा तो जो इसमें गाइडलाइन दी है ना 281 में, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ओके, 281 पता होना चाहिए आपको कि अक्यूज का एग्जामिनेशन उसी के लैंग्वेज में हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, ये सारी बातें इसमें बताई हैं। 281 इसके बाद आप आओ, एक 293 भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे जो पोस्टमार्टम वगैरह की रिपोर्ट या फोरेंसिक रिपोर्ट जो दी जाती है ना, ठीक है, ये 293 में दी जाती है। इनको भी आपको पीटी के लिए पता होना चाहिए। 293, ठीक है, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं ये 293 में दी जाती हैं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और एक सेक्शन 298 है, इसका आइडिया इस रिलेशन में होना चाहिए। जब आप 211 के क्लॉज 7 में, आपको पता है ना चार्ज फ्रेमिंग में जब प्रीवियस कन्विक्शन के बेसिस पर पनिशमेंट इनहांस होता है ना, पनिशमेंट इनहांस होता है, तो आप उस प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव कैसे करोगे, उसका तरीका 298 में बताया है। कैसे करोगे, ये कहता है कि या तो आप प्रीवियस कन्विक्शन, एक्विटल, जो भी जैसा है उस जजमेंट का कॉपी, मतलब उस जजमेंट की कॉपी लगा दो, सर्टिफाइड लगा दो, ठीक है, सर्टिफिकेट कॉपी लगा दो, सर्टिफिकेट लगा दो उस आइडेंटिटी, उस व्यक्ति का कि हाँ ये व्यक्ति रहा है, जेल में जो जेलर वगैरह है उनसे सर्टिफिकेट लगा दो। तो 298 उसकी बात करता है कि आप कैसे प्रीवियस कन्विक्शन को प्रूव करोगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, मान लो कहीं पीटी में आ ही गया। ओके, 300% वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस, जो अभी आप बार बार पूछ रहे थे ना। तो अगर कोई व्यक्ति को एक बार या तो वो कन्विक्ट हो गया कोई इशू नहीं होता है, वो कन्विक्ट हो गया, अब दोबारा आप उसी के लिए नहीं करोगे। अब कहीं कहीं सिचुएशन में आप देख रहे हो उसका इंप्रेशन एक्विटल का होता है, लाइक विड्रॉल हो गया, लाइक कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस हो गया। तो जब उसको एक्विटल मान ही लिया गया है तो फिर उसको सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा है?
हाँ 20 क्लोज टू 20 क्लॉज 2। ओके, अब जरा आप आओ 319 मैंने बता दिया है, हालांकि अभी 311 306 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलो पहले अपील कर लें, देखते हैं उसके बाद इसको कराएंगे। अब जरा इधर आइए आप लोग, पहले तो आइए आप 366 पर, 366 पर। अच्छा 353 आप लोग जरा अपने आप देख लीजिएगा, जजमेंट से रिलेटेड है, थोड़ा पता होना चाहिए कि जजमेंट देते समय क्या क्या कैसे जजमेंट देंगे, ठीक है, जजमेंट देंगे, पढ़कर सुनाएंगे, ऑपरेटिव पार्ट उसका होगा, रीजन ऑर्डर होगा। तो 353 एक हल्की सरसरी नजर में जरूर देख लीजिएगा, और लैंग्वेज कोड की 354 आपको देख लेना है, इसको छोड़ना नहीं। इसके बाद हाँ कॉम्पनसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पनसेशन 357A ये कब ऐड हुए हैं याद है? 2009 में, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, 2009 में 357A 357B ओके, C 357C ये 2013 में ऐड हुए हैं, B एंड C अभी बता रहे हैं निर्भया केस के बाद, ये बहुत जरूरी है। ये 357A कह रहा है विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम पूछ लिया जाता है पीटी में, कहां पर दिया गया है? एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड, शैल लिखा है मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ओके उसके कोऑर्डिनेशन में, किसकी स्कीम? कॉम्पनसेशन देने की स्कीम, हर स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन का मतलब जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग, उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वैसी स्कीम स्टेट गवर्नमेंट को भी बनानी चाहिए। फॉर प्रोवाइडिंग फंड फॉर द पर्पस ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम और इज डिपेंडेंट, अंडरलाइन, compensation to the victim or his dependents who suffered loss or injury as a result of crime and who require rehabilitation। किसके लिए ये compensation है? वो जो क्राइम हुआ है उसके as a result of that particular crime, क्योंकि उस विक्टिम के साथ ऐसा क्राइम हुआ है और क्राइम होने में जो खर्चा पानी लगा वो तो है ही है उसके इलाज के लिए, साथ साथ उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक, रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूछते हैं कि किस सेक्शन में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में स्कीम बनाएगी, तो 357A whenever a recommendation is made by the court for compensation, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है क्लॉज 2 से। एक मिनट मैम, ये लक्ष्मी अग्रवाल के केस के बाद वो हुआ है मैम, ये कि उसको रिहेबिलिटेशन वगैरह के लिए वो सब करना है। देखो ये हाँ लक्ष्मी अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है ना ये? मैम महाराष्ट्र है। यस मैम, मैम इसमें पहली बार ये ऐड किया था कि रिहेबिलिटेशन के लिए भी सब देखो ये करना है। ये 2009 में ऐड किया गया है यहाँ पर ऊपर ही। वो 2014 का था केस, उसमें वो एसिड अटैक के बाद की सिचुएशन है जब 2013 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थे, ये प्रोविजन 2009 में ही ऐड कर दिया गया है, बाकी की चीजें ऐड की गई हैं जो 2013 से 357B एंड C ऐड किया है, ये तो पहले ही लिखा गया है 2009 में। अब क्लॉज 2 से कैसे क्वेश्चन आता है? हाँ वो केस इंपॉर्टेंट है लेकिन पीटी के लिए, whenever a recommendation is made by the court for compensation, the district legal service authority, अंडरलाइन करिए इसको, और द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, पीटी में क्वेश्चन आता है कौन कौन सा, एक तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एज द केस में बी शैल डिसाइड द क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन बी अवॉर्डेड। जब कोर्ट कहे ना, जब कोर्ट ये कहे कि इस विक्टिम को कॉम्पनसेशन देना है तो कितना कॉम्पनसेशन देना, ये कह रहा है कि द क्वांटम ऑफ द कॉम्पनसेशन, कि भाई इस विक्टिम के साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है इसको कॉम्पनसेशन देना है, तो उसका क्वांटम कौन करेगा? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्लॉज 2 पर अंडरलाइन करिए। If the trial at the conclusion of the trial is satisfied that the compensation awarded under section 357 is not adequate for such rehabilitation, it may make compensation for the victim has to rehabilitate it, it may make। तो ये कह रहा है in the acquittal or discharge the victim has to be rehabilitated। देखो 357 जो प्रोविजन था, पीछे जाओ बैक करो, 357 में जनरल प्रोविजन था पहले कॉम्पनसेशन का, लेकिन जितना कॉम्पनसेशन दिलाया जा रहा था बेचारे व्यक्ति को, विक्टिम को, वो सफिशिएंट नहीं है, तो यह 357 ये कहता है तो उसमें कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, ये रिहेबिलिटेशन के लिए होगा।
क्वांटम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी डिसाइड करेगी, इसको ध्यान रखना। क्लॉज 5 पर आइए। On receipt of the recommendation or on the application under subsection 4, the state or district legal service authority shall, after due inquiry, award adequate compensation by completing the inquiry within 2 months. इसको ध्यान रखिएगा। What is the limitation period prescribed for the compensation? The limitation period is 2 months. 2 महीने, ये इसको ध्यान रखना, पीटी में ही आ सकता है। After that 2013 में ऐड हुआ है compensation to be in addition to fine। देखो 326 ए किसको याद है आईपीसी का? 326A एसिड अटैक। अगर किसी के ऊपर कोई एसिड फेंक देता है। और 326B क्या है? मैम उसमें डेफिनेशन वेरी गुड। कोई फेंकता है और गिरे ना आपके ऊपर, और गिर गया आपके ऊपर 326 से। यस, तो ये कहता है कॉम्पनसेशन टू बी। अब देखो जब 326A पढ़ोगे ना, किसी के ऊपर आपने एसिड फेंक दिया, तो 326A में खुद लिखा है कि उसको कॉम्पनसेशन दिलाया जाएगा, जितना खर्चा उसकी सर्जरी वगैरह में, रिहेबिलिटेशन में, वहीं पर लिखा है कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। 2013 में ऐड हुआ है। 357B भी यहाँ पर कर दिया कि भाई वहां पे जो फाइन दिलाया जा रहा है वो तो दिलाया ही जा रहा है, उसके एडिशन में the compensation payable by the state government under 357A shall be in addition। अंडरलाइन करिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कॉम्पनसेशन 357 में दिया जा रहा है ना, वो इन एडिशन है। और रेप में भी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आंसर इज यस। अगर किसी के साथ रेप होता है, वहां पर जो दिया जाएगा उसके अलावा यहाँ सीआरपीसी में प्रोविजन है कि उसके एडिशन में दिया जाएगा। फिर है ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। भैया जिसके ऊपर ऐसा एसिड फेंका गया है या कोई रेप विक्टिम है, उसके ट्रीटमेंट में जो खर्चा आएगा, ये कह रहा है हर अस्पताल, ऑल हॉस्पिटल्स आइदर पब्लिक और प्राइवेट, चाहे सरकारी अस्पताल है चाहे प्राइवेट है, whether run by the central or state government, local bodies or any other person shall immediately provide first aid medical treatment free of cost। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अस्पताल मना नहीं कर सकता कि नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे इनको, उनको देखना ही पड़ेगा। टर्म लिखा है शैल, इसको अंडरलाइन करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम ऑफ ऑफेंस कवर्ड। तो 326 चाहे एसिड का है चाहे रेप वगैरह का है, वो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल है चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, उनको फ्री ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। 357C। अब ये आपको टिप्स पे याद करना है। ओके, ये आपको याद करना है। 357 नॉर्मल कॉम्पनसेशन और 357 एबीसी हो गया। अब जरा आप लोग आओ 366 पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं 366 में और 368 में। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में डिफरेंस है। 366 कंफर्मेशन की बात करता है जब कभी सेशन कोर्ट किसी व्यक्ति को मृत्यु होता है ना, डेथ सेंटेंस दे दे कि इनको फांसी लटका दिया जाए। ओके, सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन। ये कह रहा है जब कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी अक्यूज्ड को डेथ सेंटेंस दे दे, ऐसी डेथ सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा? The proceeding shall be submitted to the High Court and sentence shall not be executed unless it confirmed by the High Court। सत्र न्यायालय ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दे दिया, तब तक उसको फांसी नहीं लटकाया जाएगा जब तक कि वो कंसर्न हाई कोर्ट, जैसे अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी सेशन कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हाई कोर्ट उस पर अपना कंफर्मेशन ना दे दे। सो इट इज ओनली द डिक्लेरेटरी प्रोविजन, इसको ध्यान रखना। द कोर्ट पासिंग द सेंटेंस शैल कमिट द कन्विक्टेड पर्सन टू जेल। अच्छा ये बताओ, अब कोर्ट ऑफ सेशन ने उसको कह दिया कि इनको डेथ सेंटेंस, अभी तो हाई कोर्ट में जाएगा ना कंफर्मेशन के लिए, टाइम तो लगेगा। ऐसा तो नहीं है फोन पे पूछा हाई कोर्ट के जज साहब से, उन्होंने बता दिया लटका दो फांसी, टाइम लगेगा। जितने दिन अब टाइम लग रहा है उतने बीच अक्यूज कहाँ रहेगा? जेल में। ओके, तो जुडिशियल कस्टडी में। अब आओ 367 पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। ये कह रहा है व्हेन सच प्रोसीडिंग आर सबमिटेड, जब ये वाली प्रोसीडिंग सबमिट कर दी गई है हाई कोर्ट में, तो ये हाई कोर्ट उसमें फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। एंड कोई एडिशनल एविडेंस अगर चाहिए तो हाई कोर्ट एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है। एनी पॉइंट बियरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस। भाई कंफर्मेशन का तो मतलब ही यही होता है ना कि हाई कोर्ट अपना भी तो ये इस्तेमाल करेगा ना। और अगर हाई कोर्ट को जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और हाई कोर्ट को लगेगा कि कुछ चीजें हैं हमें और एविडेंस देखना है, तो हाई कोर्ट को पावर है कि वो कुछ एडिशनल एविडेंस ले सकते हैं जो कि उसके गिल्ट और इनोसेंस से संबंधित हो। अनलेस the high court otherwise direct, the presence of the convicted person may be dispensed with when such inquiry is made or evidence is taken। तो ये कह रहा है कि प्रेजेंस अक्यूज्ड की इस सिचुएशन में नीड
नहीं है इसकी, जैसे 273 में लिखा था, तो जरूरी नहीं है इस सिचुएशन में भी हो, अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रेजेंस, मतलब अगर हाई कोर्ट कहता है कि अक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी है तभी प्रेजेंट होगा, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि कंफर्मेशन के समय हाई कोर्ट में वो अक्यूज प्रेजेंट ही रहे। ओके, कल मैंने एक वीडियो भेजी थी वर्चुअल सुप्रीम कोर्ट, देखा था आप लोगों ने? बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था उसको देख के, और वो मतलब सारा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, तो सब मुझे कुछ लगा आप भूल लोग, जाओगे जो मतलब ऑर्डिनरी मूवी से लग रहा है वो हमें बार बार देखनी चाहिए। यस, उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप बाय हार्ट अगर इस फील्ड में आना चाहते हो ना, तो ऐसी चीजें देख के अंदर से बड़ा मोटिवेशन आता है कि नहीं मुझे भी उस जगह पहुंचना है, आता है ना, तो आप और पढ़ोगे, तो अंदर से एक मोटिवेशन भी बना रहना बड़ा जरूरी है ना। चलो, मुझे ऐसे ही दिख गई थी तो मैंने कहा चलो इसको देख लें। एक्चुअली कोई रेफरेंस प्रोसीडिंग थी हिमाचल हाई कोर्ट की, वो आई, तो फिर मैंने ऐसी बड़ी सारी चीजें देखी। कल मतलब मैं 4 बजे तक मैं यही सब कर रही थी, और मुझे सुबह उठ के पीटीएम भी इनका करना था, बट 4 बजे तक आप ये सब पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं वर्चुअल हियरिंग, आजकल कोरोना से ये बड़ा अच्छा हुआ है कि थोड़ा बहुत कोर्ट कचहरी के बारे में जो लोग नहीं गए हैं, थोड़ा वर्चुअल हियरिंग वगैरह कभी कभी आ जाता है, देख सकते हैं। चलो खैर, ये हो गया। ये वर्चुअल हियरिंग्स कहाँ पे रहती हैं? स्टेशन रहती है क्या इसकी? नहीं, अब पता नहीं कहाँ रहती है, कभी कभी मुझे दिख मैम जाती है। मैम Okay. यूट्यूब में आपको गुजरात हाई कोर्ट की वर्चुअल मिल जाएगी, अच्छा, ओके, लाइव होती है, लाइव होती मैम है। मैम You can दिल्ली में watch. भी यही चल रहा है, एक दिन हाँ फिजिकल होता है, एक दिन वर्चुअल है। वर्चुअल तो बहुत जगह चल रहा है, दिल्ली में तो चल रहा है। मैम हाँ, गुजरात का हमेशा ही रहता है, आप यूट्यूब में डालेंगे ना गुजरात हाई कोर्ट तो वो हमेशा लाइव ही रहता है, सारा चलता है उसमें। कितना बढ़िया है बताओ, सीखने के लिए, है ना, इससे अच्छा क्या होगा। मौका है मतलब आपके पास सीखने के लिए, तो अब बहुत कुछ है आजकल, अगर कोई सीखने पे ही आ जाए ना तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। चलो खैर, आओ 367 पे, ये हो गया। अब एडिशनल मतलब क्वेश्चन आएगा पीटी में कि क्या हाई कोर्ट कंफर्मेशन के स्टेज पर एडिशनल एविडेंस ले सकता है, आंसर इज यस। फिर है आपका अनलेस दी हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, मतलब उसका एक्यूज का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, अगर कहेगा कोर्ट तो होगी। When inquiry or evidence is not made or taken by the High Court, the result of such inquiry or evidence shall be certified to such court. अच्छा, आप देखो 368 पर आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म और एनल कन्विक्शन। इसका मतलब क्या भैया, कोर्ट ऑफ सेशन ने अपनी ओपिनियन नहीं कह सकते हो कि अपना जो डिसीजन है उसको सबमिट किया है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट क्या बाउंड है कोर्ट ऑफ सेशन के डिसीजन से? आंसर इज नो। तो मतलब क्या, हाई कोर्ट इस कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को कंफर्म भी कर सकता है कि यस बिल्कुल सही दिया है, या कह सकता है कि नहीं। क्या क्या कर सकता है? अब हाई कोर्ट की पावर दी है 368 में, इन केस सबमिटेड अंडर सेक्शन 366 दी हाई कोर्ट। अब कई बार क्वेश्चन आता है हाई कोर्ट में कंफर्म द सेंटेंस may confirm the death sentence passed by the court of session under section 366 और 368। तो स्टूडेंट 366 लगा देते हैं बाय मिस्टेक। ध्यान रखना, पूछ रहा है कि हाई कोर्ट में कंफर्म, तो ये प्रोविजन पावर में आएगा हाई कोर्ट के, और 368 लगा के आना। ओके, तो मे कंफर्म, हाई कोर्ट कंफर्म कर सकता है, और पास एनी अदर सेंटेंस वारंटेड बाय द लॉ। इसका मतलब क्या, या तो डेथ सेंटेंस कंफर्म कर दे, या एनी सेंटेंस, मतलब डेथ सेंटेंस को हटाकर कोई और सेंटेंस भी कर सकता है कि नहीं? आंसर इज यस। यस हाई कोर्ट की तो पावर है पूरी अनलिमिटेड, है ना, अब कोई भी कर सकता है। मे एनल द कैंसिल द कन्विक्शन एंड कन्विक्ट, उस कन्विक्शन को कैंसिल कर दे, एंड कन्विक्ट द अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस विद द कोर्ट ऑफ सेशन might have convicted him or order a new trial on the same और amended charge। क्या कह रहा है? जिस केस में, एक सेकंड में एक लाइट जला दूं, हाँ, एक मिनट होल्ड करिएगा। ये कह रहा है कि जिस चीज में इनको कन्विक्ट किया है ना, डेथ सेंटेंस दिया, उसको कैंसिल कर सकता है हाई कोर्ट, और उन्हीं फैक्ट के बेसिस पर, जैसे 302 है, आपने 302 लगाया है और 302 में उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया कोर्ट ऑफ सेशन ने, क्या बताइए, उन्हीं फैक्ट के बेसिस पर कोर्ट उनको 304 में कन्विक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है ना, कर सकती यस है। मैम।
यही कह रहा है क्लॉज बी। तो हाई कोर्ट भी उन्हीं फैक्ट के बेसिस पर उस केस में 302 में कैंसिल कर सकता है और उस अक्यूज्ड को उन्हीं फैक्ट के बेसिस पर दूसरे सेक्शन में उसको क्या कर सकता है, कन्विक्ट कर सकता है, या कह दे चार्ज फ्रेम कर दे और चार्ज फ्रेम करके उसके फ्रेश ट्रायल उसका करवाए। ये भी हाई कोर्ट को पावर है। दूसरा, कोर्ट हाई कोर्ट जिसने कोर्ट ऑफ सेशन में ने जिसको डेथ सेंटेंस दिया है, हाई कोर्ट उसमें उसका एक्विटल भी कर सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो तीनों क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। Provided that no order of confirmation shall be made under this section until the period allowed for preferring appeal has expired, or if appeal is presented within such period until the appeal is disposed of. It is the quite logical provision given under 368. क्या कहता है? देखो, जब हर अक्यूज को अपील करने का राइट है कन्विक्शन के अगेंस्ट, अब आप पढ़ोगे 374, 370, आगे पढ़ोगे 372, 34, इसमें जैसे 374 में है अपील फ्रॉम कन्विक्शन, अक्यूज को राइट है भैया, तुमने कोर्ट ऑफ सेशन ने इनको कन्विक्ट कर दिया, लेकिन अक्यूज का भी तो अपना राइट है ना अपील करने का, और दूसरी अपोजिट टाइम हाई कोर्ट का राइट है उसको कंफर्म करने का। तो पता चला अक्यूज की अभी अपील का टाइम बचा है, उसने अपील किया नहीं था, अभी लिमिटेशन पीरियड बाकी था, एक्सपायर नहीं हुआ, वो कभी भी कर सकता है, या अपील थी लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। तो ये बताओ, आप तभी तो डिस्पोज ऑफ जब तक उसकी अपील उसने करना दी हो या अपील कर दी हो, उस अपील पर सुनवाई ना हो गई हो, तो क्या हाई कोर्ट कंफर्म कर देगा? उल्टा नहीं हो जाएगा, ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा। इसीलिए हाई कोर्ट उतने दिन वेट करेगा कि कम से कम अक्यूज अपील कर दे उस कन्विक्शन के अगेंस्ट, या तो उसका पीरियड निकल गया, अपील का पीरियड खत्म, मतलब वो अपील नहीं किया तो फिर कंफर्म कर देगा, या अगर अपील कर दिया है तो हाई कोर्ट उतने दिन इंतजार करेगा जब तक कि वो हाई कोर्ट से अपील जो वो जहां भी की गई है वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। सबको समझ आ गया? ये है, और ये बहुत ही लॉजिकल है। अब पता चला अपील का टाइम बचा था, इन्हें कंफर्म कर दिया, तब क्या हुआ? तो बेकार हो गया, हो सकता है अपील में वो सेट असाइड हो जाता उसका जजमेंट। ठीक है, ये है 368। इसके बाद ये तो बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, बिल्कुल जजेस साइन करेंगे, ओपिनियन, ये सब कोई मतलब नहीं है। अब आप आओ अपील, अब आप अपील पर आइए। 372 देखो, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। एक डिक्लेरेशन किया गया है, ओके, ये डिक्लेरेशन किया है कि पहले तो क्वेश्चन कई बार आता है कि अपील का राइट फंडामेंटल राइट है या स्टैट्यूटरी राइट है? इट इज ओनली द स्टैट्यूटरी राइट because given under section 372, so no doubt it is the statutory right. No appeal shall lie from any judgment or order of a criminal court except as provided by this court. ये कह रहा है कि केवल उन्हीं केसेस में आप अपील, इट इज द स्टैट्यूटरी राइट एंड इट इज नॉट द एब्सोल्यूट राइट। अपील का राइट आपका एब्सोल्यूट नहीं है, आप केवल उन्हीं केसेस में अपील कर सकते हो जिनमें अपील इस कोड में अलाउ किया गया है, इसके अलावा नहीं। तो 372 एक डिक्लेरेटिव प्रोविजन है, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम शैल हैव अ राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय कोर्ट acquitting the accused or convicting for the lesser offense or imposing inadequate compensation, and such appeal shall lie to the court to which the appeal ordinarily lies. ये क्या कह रहा है? देखो, आप यहीं पर कहीं लिख लो आसान करने के लिए, वरना कंफ्यूजन होता है। आप कहीं भी लिख लो, 377 में और 378 में दो प्रोविजन है। जैसे किसी भी अक्यूज को ना कन्विक्ट किया कोर्ट ने, ठीक, तो प्रोसिक्यूशन को मतलब स्टेट को लगा कि कम है पनिशमेंट, इसमें ज्यादा होना चाहिए था, ओके, या अक्यूज को छोड़ दिया, अब स्टेट को लगा नहीं ऐसे कैसे छोड़ दिया, इसमें तो कन्विक्शन होना ही था, यही तो छोड़ दिया, हम ऊपर जाएंगे अपील में। तो नॉर्मली जब किसी अक्यूज को कम पनिशमेंट दिया जाता है या अक्यूज को छोड़ दिया जाता है, तो कौन जाएगा उसके अगेंस्ट अपील में? बताओ, स्टेट ही तो जाएगा। प्रोसिक्यूशन किस सेक्शन में जाएगा? लिख लो 377 एंड 378 में, ताकि पीटी में आपको प्रॉब्लम ना हो। 377 और 378 में, लेकिन अकेला सेक्शन सीआरपीसी में 372 है जिसमें विक्टिम भी जा सकता है, विक्टिम को भी राइट है। विक्टिम कैन ऑल्सो मूव टू द एपीलेट कोर्ट डायरेक्टली। ये 372 कह रहा है, यही प्रोविजन अभी मैंने पढ़ाया कि अगर कम पनिशमेंट है या क्विट कर दिया तो विक्टिम को जा सकता है कि नहीं इसमें इनको ज्यादा होना चाहिए। ये हो गया 372। अब आप आओ 373 डायरेक्टली है, 374 पर आइए। अपील फ्रॉम कन्विक्शन।
ये कह रहा है एनी पर्सन कन्विक्टेड, जब भी किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया जाए ट्रायल में, हेल्ड बाय द हाई कोर्ट इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सिंपल सा आप सब लगा लोगे। अगर हाई कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि बिकॉज हाई कोर्ट जनरल पावर तो नहीं है ना, हाई कोर्ट इज नॉट, हाई कोर्ट को नॉर्मल ये क्रिमिनल कोर्ट थोड़ी ना है, हाई कोर्ट को तो एपलेट जुरिसडिक्शन है। अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन में जाकर किसी को कन्विक्ट करती है तो उस कन्विक्शन के अगेंस्ट आप अपील कहां करोगे? कॉमन सी बात है, हर कोई जान जाएगा, इसके ऊपर की कोर्ट में ही करोगे, सुप्रीम कोर्ट में। क्लॉज 2 पर आइए, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल बाय सेशन, अगर किसी को सेशन जज ने या एडिशनल सेशन जज ने कन्विक्ट किया है, held by any other court in which sentence imprisonment for more than 7 years passed against any person convicted may appeal to the high court। अब इसको आप लोग बहुत शॉर्ट करके, कहीं जैसे होता है ना बुलेट नोट बनाना, वैसे आप बना लो, हाई कोर्ट से कन्विक्शन तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे अपील। अगर सेशन जज, एडिशनल सेशन जज या किसी ने जो 7 साल से ज्यादा के केस में कन्विक्ट किया है तो आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट में जाओगे। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन क्लॉज 2 एनी पर्सन, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोविजन है भैया, ये मैजिस्ट्रेट करेगा तो वहां जाओगे अपील में। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्विक्शन से अपील है 374 में प्रोविजन है, विक्टिम को अपील करने का राइट 372 में है और ये डिक्लेरेटिव प्रोविजन है। अब बहुत क्वेश्चन आते हैं 375 और 376 में जहां पर अपील नहीं हो सकती है, इसीलिए 372 में पहले ही बता दिया है कि अपील का राइट एब्सोल्यूट नहीं है, आप केवल तभी अपील करोगे जब अलाउड है। तो 375 और 376 वो केसेस हैं जहां पर अपील का अधिकार नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जितने क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं छोड़ना नहीं, चाहे 10 बार मैम द्वारा, मैं बता प्लीज रही जरा हूँ, दोबारा से रिपीट। चाहे 10 बार वीडियो सुनना पड़े, ये आएंगे जरूर पेपर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैंने बताया जनरल रूल ये है कि अपील का राइट तो एब्सोल्यूट है नहीं, ऐसा नहीं है हर मामले में आप मुंह उठा के अपील करने पहुंच जाओगे, बिल्कुल नहीं। अपील केवल उन्हीं केसेस में है जो सीआरपीसी में अलाउड है। तो 375 और 376 वो केसेस हैं, सेक्शन 375 और 76 में वो केसेस बताए हैं जहां पर कोई व्यक्ति अपील नहीं कर सकता है। 375 कहता है नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। अगर अक्यूज्ड ने नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 374 में क्या लिखा है? 374 में लिखा है अगर किसी अक्यूज को कन्विक्ट किया गया है तो उसके अगेंस्ट अपील हो जाएगी। लेकिन 375 कह रहा है अगर कन्विक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि अक्यूज ने कोर्ट में खड़े होकर खुद ही अपने गिल्ट को प्ली कर लिया, कह दिया यस आई हैव कमिटेड दैट ऑफेंस, मैंने उसको खुद मारा है, पूरी ईमानदारी से मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अपने ऑफेंस को, हैज प्लीडेड गिल्टी एंड हैज बीन कन्विक्टेड ऑन सच प्ली, ठीक, देन देयर शैल बी नो अपील। इट इज द जनरल रूल। अगर अक्यूज ने प्लीड किया और उसके बेसिस पर अगर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, उसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी एक आपके पास कुछ रेमेडी है। ये कहते हैं इफ द, आप अपील नहीं कर सकते इफ द कन्विक्शन इज बाय हाई कोर्ट, इफ द कन्विक्शन इज बाय कोर्ट ऑफ सेशन। देखो अगर आपको हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, आपके गिल्ट को अक्यूज ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बेसिस पर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, आप अपील में नहीं जा सकते हो। लेकिन अक्यूज ने अपने ऑफेंस को एक्सेप्ट कर लिया और उसका जो कन्विक्शन किया है वो कोर्ट ऑफ सेशन ने या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास ने, यही करेंगे कन्विक्शन, इन्होंने कर दिया। तो एक सिचुएशन है जब आप अपील कर सकते हो, क्या है? एक्सेप्ट एज टू एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। किस पर अपील करोगे? क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर, इस पर नहीं कि क्यों कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट तो कर ही दिया, आप केवल एक कर सकते हो अपील, ठीक है, कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर, कि कितना ज्यादा पनिशमेंट फॉर एग्जांपल दे दिया है, ये बहुत एक्सेसिव है, इतना नहीं होना चाहिए था, और वो भी कब? जब कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है तब, ठीक है। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन है, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, मेट्रोपॉलिटन है, और भले से प्ली ऑफ गिल्ट पर उन्होंने कन्विक्ट किया है, लेकिन आप एक ऑप्शन पर कर सकते हो, अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर आप कर सकते हो, लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस को लेकर कर सकते हो, ठीक है, उसमें उतना पनिशमेंट था ही नहीं जितने आपने दे दिया, तो आप तो बियॉन्ड दी पावर ऑफ द लेजिस्लेचर जाके तो नहीं करोगे। तो ये है 375 में। ऐसे ही 376 में कुछ नहीं है, आएगा जरूर, बहुत सिंपल है।
ये कह रहा है कुछ केसेस में आप अपील नहीं कर सकते हो, जैसे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने अगर किसी को 6 मंथ का पनिशमेंट दिया, इम्प्रिजनमेंट दिया या 1000 रुपए का फाइन लगा दिया, आप उसके अगेंस्ट अपील में नहीं जाओगे। ओके, अगर कोर्ट ऑफ सेशन है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है और उन्होंने अगर 3 मंथ का इम्प्रिजनमेंट दिया है या 200 रुपए का फाइन लगाया है, आप उनके अगेंस्ट नहीं जाओगे, अपील में कोई राइट नहीं है। अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और उन्होंने 100 रुपए का आपके ऊपर फाइन लगा दिया, आपको इसके अगेंस्ट अपील, क्योंकि बहुत पेटी ऑफेंस है, इसमें आप क्या जाओगे, बहुत ही छोटे मोटे कन्विक्शन आपको करा गया है। कोर्ट को देखिए, ऐसे ही अगर समरी ट्रायल है और आपको 200 रुपए तक का फाइन दिया है, आप उसके अगेंस्ट भी अपील में नहीं जाओगे, मुझे लगता है कोई जाता भी नहीं होगा। अब 377 मैंने आपको बताया और 378, 377 और 378 इसको आप लोग देख लेना, बहुत सिंपल सा है। इसमें जब कोई भी अक्यूज को कन्विक्ट करा जाता है, 377 में है जब कन्विक्ट किया है लेकिन सेंटेंस थोड़ा कम है, उनको लगता है स्टेट को कि ज्यादा होना चाहिए, तो 377 में प्रोविजन है कि वो अपील कर सकते हैं। 378 में है कि यहाँ पर एक्विटल हुआ रहता है, तो आप कर सकते हो। एक बात ध्यान रखना, 377 में इन्हांसमेंट के लिए आप जाते हो, स्टेट इन्हांसमेंट के लिए जाता है। इसमें हाई कोर्ट से लीव लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपील से पहले, कहीं भी नोट लिख लो आप। 377 में जो अपील की जाती है पनिशमेंट को इन्हांस करने के लिए, इसमें आपको लीव की जरूरत नहीं है। जबकि 378 में आप एक्विटल के अगेंस्ट जाते हो, तो यहाँ पर आपको हाई कोर्ट से लीव लेनी पड़ती है बिफोर मेकिंग द एप्लीकेशन, आपको लीव लेनी पड़ेगी, इसको ध्यान रखना। 378 में और एक्विटल के अगेंस्ट, निचली कोर्ट ने एक्विट कर दिया, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो बिना लीव आप नहीं कर सकते। ये लिखा है 378 के क्लॉज 3 में, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अपील अभी तो वो रहेगी, बेल तो रह गया, चलो चलो करवा रहे हैं, देखते हैं। ये हो गया आपका 379, आप लोग देख लीजिएगा जरा, 379 देख लीजिएगा, 381 थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ऐसा। अब आ जाओ आप 386, इसमें एप्लेट कोर्ट की पावर्स बताई है। तो एप्लेट कोर्ट की पावर बहुत सिंपल है, ठीक है, जैसे अभी आपने 368 में देखा ना, हाई कोर्ट की पावर काफी हद तक मिलती जुलती है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपको किस चीज में अपील कर रहे हो, जैसे आप कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर रहे हो, ठीक, तो उसमें पावर अलग है। एक्विटल के अगेंस्ट कर रहे हो तो पावर अलग है, ठीक। कोर्ट रिवर्स कर सकता है फाइंडिंग को, कोर्ट चार्ज दूसरे सेक्शन में लगा सकती है एप्लेट कोर्ट की पावर आप सबको पता होगा, अगर कन्विक्शन है तो एक्विटल कर सकता है, ठीक, एक्विटल के अगेंस्ट गए हो तो कन्विक्ट कर सकता है, किसी दूसरे सेक्शन में कर सकता है, चार्ज फ्रेम करके फ्रेश ट्रायल के लिए बोल सकता है। तो देखोगे अगर एक्विटल के अगेंस्ट में अपील किया तो ऑब्वियसली स्टेट करेगा, स्टेट अपील करेगा। जब स्टेट अपील करेगा, एक मिनट रुकना, जब स्टेट अपील करेगा तो एपेलेट कोर्ट को पावर है कि इस एक्विटल को बदलकर, एक मिनट, इस एक्विटल को बदलकर कन्विक्शन कर सकता है। तो 386 देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ जाओगे ना आप लोग, बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही लॉजिकल है। ओके ओके, चलो फिर ठीक है। तो इसके बाद 391 आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है 391 और 389 भी। क्या कभी कोई एपेलेट कोर्ट सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है? आंसर इज यस, एपेलेट कोर्ट सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है, 389 में है, आंसर इज यस। इस पर मैं साइटेशन भेजूंगी अभी ग्रुप में, प्लीज पढ़िएगा। नवजोत सिंह संधू का जजमेंट है, जिसमें की कोर्ट ने 389 की, एपेलेट कोर्ट ने 389 की पावर को यूज करते हुए, आज रात तक सारी साइटेशन भेज दूंगी मैं, जिसमें एपेलेट कोर्ट ने उनके सेंटेंस को क्या किया था, सस्पेंड किया था, ठीक है। देखिए 389 में आगे बी सस्पेंडेड, ओके, और उसको रिलीज कर दिया जाएगा बेल पर, ठीक है। अब आ गया 391 में, क्या एपेलेट कोर्ट अपील के दौरान एडिशनल एविडेंस ले सकती है? क्या एपेलेट कोर्ट फर्दर एविडेंस ले सकती है? आंसर आपका क्या होगा? यस। इस पर एक लीडिंग केस है, आपने गुजरात रॉयट्स सुना है, बेस्ट बेकरी केस, इसमें एक स्टार विटनेस थी, ठीक है, बेस्ट बेकरी केस के नाम से ये जाना जाता है। इसमें स्टार विटनेस जो थी वो जहीरा शेख थी, जाहिरा शेख शायद यही नाम था, जहीरा शेख नाम था, और ये स्टार विटनेस थी। ट्रायल के दौरान इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो एपेलेट कोर्ट ने 391 की पावर को यूज करते हुए
अपील के दौरान इनका पहली बार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था, बिकॉज शी वॉज द स्टार विटनेस इन दैट केस। तो आप ध्यान रखिएगा, अपील के दौरान अगर कोर्ट को, अपीलेट कोर्ट को लगता है कि इनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने ना सब कुछ होते हुए देखा था, तो शी वॉज द स्टार विटनेस, और उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किए गए, इतनी बड़ी गलती। तो इसमें अपीलेट कोर्ट भी एडिशनल एविडेंस ले सकती है, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं ले सकती। तो 391 ध्यान रखना। इसके बाद अपील के अबेटमेंट पर आइए। 391 अबेटमेंट आपको पता है सीपीसी में, कौन बताएगा मुझे अबेटमेंट का ऑर्डर? ऑर्डर 22। 22 में। यस, देखो अबेटमेंट क्या होता है। जैसे देखो, अपील दो सिचुएशन में होगी। एक तो होगी जब अक्यूज्ड का एक्विटल हो गया था और स्टेट चली गई अपील में। कौन से सेक्शन में? 378 में। या अपील कहां पर होगी? जहां पर अक्यूज को ना कम पनिशमेंट मिला था और कौन गया पनिशमेंट बढ़वाने के लिए गया। या यस 372 में भी है, विक्टिम भी जा सकता है कि पनिशमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। 374 में भी अपील हो सकती है कन्विक्शन के अगेंस्ट। ये कह रहा है जब अपील के दौरान अक्यूज्ड व्यक्ति क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। अपील चल रही थी बेचारे की, उसने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपनी अपील डाली थी, अब अपील के दौरान अक्यूज मर गया। तो मुझे बताइए, क्या उसके मरने पर अबेट का मतलब होता है प्रोसीडिंग, मतलब खत्म हो जाएगी। अगर ये बताओ, आप बहुत ही लॉजिकल है, अगर अक्यूज की डेथ हो गई, ये बताओ कि अगर किसी के घर में किसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है और निचली कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया और वो अपील में गया, वो नहीं जाता है, उसकी पूरी फैमिली का इंटरेस्ट उससे जुड़ा होता है, वो अपील में गया बेचारा, अपील के दौरान उस अक्यूज की डेथ हो गई। अगर ये डेथ के साथ ही, अक्यूज के डेथ के साथ ही अगर ये अपील अबेट हो जाती ना, तो क्या होता, उसके ऊपर ताउम्र उसके परिवार के ऊपर ये टैग लगा रहता कि इसके घर के व्यक्ति ने ऑफेंस किया था, लगा रहता, पूरी फैमिली की रेपुटेशन जुड़ी होती है ना। इसीलिए ये प्रोविजन है कि चाहे अक्यूज की डेथ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुरंत उसके डेथ पर अबेट नहीं होगी प्रोसीडिंग। उनको 30 दिन का मौका मिलेगा कि उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो वो एप्लीकेशन लगाएं कि भले से सबकी उसकी डेथ तो हो गई है, लेकिन हम इनकी जगह इस केस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बताए हमारे व्यक्ति ने ऑफेंस नहीं किया था, और अपील में उनके ऊपर से ये टैग जो लगा है ना कि उसका इनके ऊपर, ट्रायल कोर्ट से ये रिमूव हो सकता है। बात समझ आई सबको? ये होता है, ये इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें एक तो लिमिटेशन, इसमें एक तो टाइम पूछते हैं कि कितने दिन के अंदर, तो 30 दिन के अंदर, जब उस व्यक्ति की डेथ हुई अपील में अक्यूज की, 30 दिन के भीतर कौन लगा सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कौन, नियर रिलेटिव, मे विद इन 30 days ऑफ डेथ ऑफ द अपीलेंट मे अप्लाई टू एप्ली कोर्ट फॉर लीव टू कंटिन्यू द अपील। ओके, एप्लेट कोर्ट में अपील के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो लीव के लिए कि हमें इनकी जगह रखा जाए और हमारी अपील कंटिन्यू रहे। बात समझ आई सबको? ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अबेटमेंट किस जगह है, तो सेक्शन याद रखना, अपील का अबेटमेंट 394 में, और तुरंत ही अबेट नहीं होगी, 30 दिन का टाइम मिलेगा। अब भाई 30 दिन में भी आपने उनकी जगह अपने आप को नहीं करवाया, एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर अबेट हो जाएगी प्रोसीडिंग और वो बने ही रहेंगे अक्यूज। चलो, इसके बाद रेफरेंस देख लीजिएगा 395 में कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की पावर है। एक दिन तो अभी, एक दिन क्या, आधा घंटा भी लग जाएगा। ओके, मंडे को आधा घंटा लग जाए। मंडे को क्या डेट है, 15 है ना? ओके, यस, ठीक है, आधा घंटा और लगेगा क्योंकि बेल नहीं हो पाया है। चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा क्योंकि है अभी, हम जितनी भी जल्दी करेंगे कर नहीं पाएंगे, ना हम रोबोट है ना आप रोबोट है ना, वो चीजें जाएंगी भी नहीं यहाँ। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, हमें एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और थोड़ा बॉन्ड के प्रोविजन ये देखना है, तो वो हम आप मंडे को देखेंगे। ओके, अंडर ट्रायल प्रिजनर। मैम आप ये रिकॉर्डिंग आज वाली जरूर भेज दीजिएगा, आज का वापस रिवीजन में इजी होगा। मैं तो डेली भेजती हूँ। हाँ डेली मैम, आज मैंने भी गाड़ी में की है क्लास, तो मुझे तो जरूरत है इसकी। नहीं, बीच में कई बार कनेक्शन भी मिस हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी अभी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, और इधर के क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, ये भी उतनी सही बात है। एविडेंस का टेस्ट लेंगे क्या? अभी देखो 16 को पूजा है हमारे यहाँ, तो अभी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, ले लूंगी,
पूजा के बाद ले मैम कल क्लास होगी? कब? कल नहीं भाई, यस मैम। कल क्लास नहीं नहीं, होगी, नहीं हम होगी। पूछ 15 रहे यस यस 15 को होगी। नेक्स्ट मैं पेपर 15 को ऑफ करूंगी, लेकिन आप लोग का नहीं करूंगी। मैम नेक्स्ट टॉपिक सीपीसी है ना? हाँ सीपीसी करा दें कि कॉन्स्टिट्यूशन कराएं, जल्दी बताओ। सीपीसी करा दीजिए, मैम CPC सीपीसी डाल करा दें? दीजिए ना। सीपीसी करा ओके, देना। ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है हम सीपीसी करा देंगे। और ठीक है सीपीसी करा देंगे। और 15 को आपकी क्लास होगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। इवनिंग बैच तो ऑफ करूंगी, क्योंकि इतना काम है ना, सब मुझे ही करना है। हस्बैंड तो है नहीं यहाँ, तो सब मुझे ही देखना है सारी व्यवस्था। मैम एक बात का ख्याल रखिए, आप शहद और अदरक का जूस लीजिए, कोई गला ठीक रहेगा। अच्छा ओके थैंक यू। मेरे हाँ, लेकिन मुझे बहुत एक एसिड और की है। प्रॉब्लम है। एक मुझे और है ऐसे- मेरे पास आइडिया। वो पता हाँ। क्या है, तुलसी की पत्तियां होती है ना, तुलसी की पत्तियां, उसको गर्म करके ना पानी में, तो वो आप अगर आप बोतल में आज ही रख लोगे ना गर्म हाँ, करके पानी में, वो तो मैंने शाम किया तक आप है। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। थैंक यू, चलो मैं फ्रेश करूंगी। पत्तियां रखना, हाँ फ्रेश मैम अपना ख्याल रखिए प्लीज। थैंक यू, जरूर जरूर जरूर। और आप लोग आइएगा प्लीज, ठीक है 16 को आइएगा सारे लोग। मैम 16 को थैंक यू मैम। कौन है ओके मैम? मैम थैंक यू। थैंक यू 16 को मेरे यहाँ आना है, सारे लोग आ जाना, आस पास वाले भी। थैंक यू मैम। ठीक है Thank you, ma'am. आइएगा हम लोग please। को थैंक यू मैम। ऑनलाइन मैम। मैम जो हाँ, आउट ऑफ लखनऊ है वो लोग जाइए अपने साधन से आ जाइए, ट्रेन से आ जाइए, बस से आ जाइए, आइए मोस्ट वेलकम है। ठीक है ठीक है। अच्छा, आज रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी भेज देंगी आप? जितनी जल्दी आ जाएगी मैं भेज दूंगी। एक्चुअली मेरे पास ही प्रोसेसिंग होके आती है, ठीक, ओके, तो जब आती है मैं तुरंत सेंड कर देती ठीक है, चलो ओके। ओके मैम Bye. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक